नमस्कार, मैं आशुतोष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीडीएस लाइव इंडिया के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरे देश की 10 बड़ी खबरों को जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कर दे, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से चुभते सवाल पूछे हैं। आज नीतीश कुमार वर्चुअल रैली के जरिए बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही बिहार में चुनाव प्रचार का औपचारिक आगाज भी हो जाएगा। इस वर्चुअल रैली से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की विगत 1 मार्च को गांधी मैदान में हुई एक्चुअल रैली का हश्र पूरे देश ने देखा था। खैर, वर्चुअल के बहाने हम उन्हें एक्चुअल मुद्दों से भागने नहीं देंगे। आशा है कि आज मुख्यमंत्री हमारे इन सवालों का जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक नीतीश कुमार के सामने 10 सवालों की झड़ी लगा दी है। तेजस्वी ने पूछा कि विगत 15 वर्ष के आपके कार्यकाल में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और पलायन क्यों बढ़ता गया? बिहार में बेरोजगारी दर 46% सबसे अधिक क्यों है? बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? नीति आयोग के सारे सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता चला गया? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर कैसे पहुंचा? इसका दोषी कौन है? नीतीश कुमार बताएं कि उनके 15 वर्ष के कार्यकाल में 20,000 करोड़ से अधिक राशि के 58 घोटाले क्यों हुए? क्या आप इन घोटालों के दोषी नहीं? और उस गबन की राशि की भरपाई कैसे होगी? आपके कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ा? एनसीआरबी के अनुसार देश भर में दलितों पर सबसे ज्यादा क्राइम बिहार में हुए, जिसका दर 40% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 21% है। केंद्र सरकार की सभी मानक संस्थाओं जैसे एनसीआरबी, नीति आयोग, एनएचएम इत्यादि के अनुसार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर क्यों है? प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित 1 करोड़ 65 लाख के पैकेज का योजनावार और विभागवार खर्च कितना और कहां हुआ? मुख्यमंत्री इसका ब्यौरा स्वयं सार्वजनिक करें। बिहार सबसे अधिक युवा आबादी वाला प्रदेश है। बिहार के युवाओं को नीतीश कुमार की रूढ़िवादी, बासी, उबाऊ और 15 वर्षों की घिसी पिटी नकारात्मक बातें नहीं चाहिए। बिहार के युवा इतिहास के बासी पन्ने नहीं, बल्कि सुनहरा वर्तमान और भविष्य चाहते हैं। मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने 15 वर्षों में रोजगार क्यों नहीं दिया? बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगाए? बिहार में नियमित बहाली क्यों नहीं की? मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने 2013-2017 में बार बार जनादेश का अपमान क्यों किया? व्यक्तिगत फायदे के सिवाय उनके इन कृत्यों से बिहार को क्या लाभ हुआ? इसकी विस्तृत जानकारी बिहार को दें। बिहार जानना चाहता है कि नीतीश कुमार का नीति, नियम, नियति, सिद्धांत और विचार क्या है, क्योंकि बिहार का कोई ऐसा दल नहीं जिससे अपने स्वार्थ के चलते इन्होंने समझौता कर विश्वासघात नहीं किया हो। आपको बता दें कि बिहार में 1 से 2 हफ्ते के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सीएम नीतीश कुमार ने दलितों को लुभाने के लिए एक नया फैसला किया है। अब एससी या एसटी की हत्या होती है तो उसके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश कुमार के इस वादे पर एनडीए के ही सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने तंज कसा है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। चिराग ने कहा कि ये चुनावी घोषणा नहीं है तो पिछले 15 साल में जितने भी दलितों की हत्या हुई है उनके सभी परिजनों को सरकारी नौकरी दे। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि एससी या एसटी समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डिसमिल जमीन देने का वादा भी नीतीश सरकार ने किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इससे एससी या एसटी समाज को निराशा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि एससी या एसटी ही नहीं बल्कि किसी वर्ग के व्यक्ति की हत्या न हो, इस दिशा में भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच नेपाल एक बार फिर चीन के बहकावे में आकर भारत विरोधी अभियान में चीन का साथ देने में लगा है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल से लेकर तिब्बत तक रेल लाइन बिछा रहा है। यह रेल लाइन भारतीय सीमा के बेहद करीब से होकर गुजरती है। चीन ने कुछ दिनों से इस रेल लाइन के निर्माण का काम काफी तेज कर दिया है। चिंताजनक बात यह है कि चीन ने इस रेल प्रोजेक्ट के लिए पहले से भी ज्यादा निवेश करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक 72 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन तिब्बत से काठमांडू होकर लुम्बिनी तक जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन करेगा 146 अरब डॉलर का निवेश। कोविड-19 के कारण 169 दिन से बंद दिल्ली मेट्रो आज दोबारा चलाई गई है। आज सुबह 7 बजे से गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बदली के लिए पहली मेट्रो रवाना हुई। 5 माह से अधिक समय बाद चली मेट्रो को अभी सिर्फ येलो लाइन यानी कि समयपुरी बादली से हुडा सिटी सेंटर पर ही उतारा गया है। यह 2 पाली में सुबह और शाम 4-4 घंटे के लिए चलाई जाएगी। इसे धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो को 12 सितंबर तक सभी रूटों पर चलाने की योजना है। इसके साथ ही परिचालन के टाइम को बढ़ाने की कोशिश होगी। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और पीएम श्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति पर आज राज्यपालों से करेंगे बात। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर जारी एक बयान के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, कल 7 सितंबर सुबह 10:30 में मैं राष्ट्रपति जी, राज्यपालों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके क्रांतिकारी प्रभाव पर एक सम्मेलन में भाग लूंगा। इस सम्मेलन में होने वाला विचार विमर्श भारत को ज्ञान का केंद्र बनाने के हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा। सम्मेलन का विषय उच्च शिक्षा के बदलाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका रखा गया है। राज्यपालों के इस सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की रिक्त हो गई 8 सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा करके राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। कोरोना महामारी के समय विधानसभा चुनाव कराना आयोग के लिए तो परीक्षा की घड़ी है ही। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और उनके लिए प्रचार करने वाले नेताओं के सामने भी कोरोना मुंह फैलाए खड़ा रहेगा। इससे बचने के लिए सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। कोरोना काल के बाद बने सियासी हालात और विपक्षी दलों द्वारा जातिवाद को गरमाने का नफा नुकसान भी उपचुनाव में देखा जाएगा। बीते वर्ष 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ही प्रचार किया था, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रचार करने के लिए अखिलेश, मायावती आदि कोई दिग्गज नेता मैदान में नहीं उतरा था। इस बार देखते हैं क्या नजारा रहता है। भारत अब दुनिया भर में कोरोना वायरस से दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन गया है। इस मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे कर दिया है। कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार में बढ़ रहा है, उससे तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर एक दिन नंबर 1 हो जाएगा। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के 90,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 1,000 से अधिक मरीजों की जान भी चली गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 90,802 नए केस और 1,016 मरीजों की मौत के साथ ही भारत में महामारी के मामले 42 लाख के पार चले गए हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के कुल मामले 42,04,614 है। इनमें 8,82,542 एक्टिव केस है। साथ ही 32,50,429 मरीज या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना संकट के बीच बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम रविवार को ही होना था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त को निधन हो जाने के बाद सप्ताह भर के राजकीय शोक के कारण इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया।
नीतीश कुमार 2 सितंबर को शुरू किए गए पार्टी के डिजिटल मंच से पूर्वाह्न 11:30 बजे अपनी प्रथम डिजिटल रैली को संबोधित पार्टी के कई नेताओं ने राज्य की राजधानी में यहां विभिन्न इलाकों का दौरा कर लोगों को नीतीश कुमार के संबोधन को देखने के लिए औपचारिक रूप से न्योता दिया है। सोमवार को शुरू हो रहे अनलॉक 4 में कोई नई राहत नहीं दी गई है। सरकार व प्रशासन द्वारा चिन्हित कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक सख्ती से लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों ने प्रखंड संसाधन केंद्र में किया संकल्प सभा का आयोजन। प्रखंड संसाधन केंद्र में अपनी चिर परिचित मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों ने प्रखंड साधन सेवी संतोष यादव की अध्यक्षता में एक संकल्प सभा का आयोजन किया, जहां उपस्थित नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ पूरे जोर से नारा लगाते हुए सेवा शर्त और पेंशन जैसी महत्वपूर्ण जरूरत की मांग सरकार से की। वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में साधन सेवी यादव ने कहा कि वर्षों से हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रत्येक सरकारी गैर सरकारी कार्य करते आ रहे हैं, पर आज तक हमारी मांगों को अनसुना कर अपने हिटलर शाही रवैया अपनाकर हम लोगों को अंधेरे में रखी हुई है और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।